ये दो बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं जो निकलकर सामने आए हैं और इन दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष के आधार पर ही हमने शिक्षण योजना है, जो कार्य योजना है, उसके आधार पे हमारी जो निर्देश हैं वो तैयार किए थे। आगे काम करने के पहले सबसे पहले आवश्यक होगा कि हमारे शिक्षक साथी हैं वो चाहे एससीईआरटी हमारे स्टेट की किताबें हों या एनसीईआरटी किताबें हों, सबसे पहले अभियान में आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारे प्रत्येक शिक्षक साथी हैं वो इन किताबों को पढ़ें। जब किताबों को पढ़ेंगे तब आपको इस किताब का डिजाइन, जो आंतरिक संरचना है, वो समझ में आएगी और इन किताबों को कैसे हम बेहतर तरीके से कक्षा में उपयोग कर सकते हैं, इसमें आपकी एक बेहतर समझ बनेगी। जैसा मैंने आपको पहले भी समझाने का प्रयास किया था कि आप उस 12 बाय 10 के या 14 बाय 14 के क्लासरूम में आप क्या करते हैं, इसका जो रिफ्लेक्शन है वो स्टेट लेवल के प्रदर्शन पे दिखता है। और जब हमारे प्रत्येक शिक्षक साथी एक संगठित प्रयास करेगा एक अच्छी शिक्षण योजना बनाने का, तभी पूरे प्रदेश का जो औसत लर्निंग आउटकम है उसमें सुधार आएगा। जब हम क्लास में जाते हैं तो आपके पास 3 महत्वपूर्ण संसाधन हैं जिसका उपयोग करके आप एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण योजना। पहला है पाठ्यपुस्तक, लेकिन पाठ्यपुस्तक अपने आप में पर्याप्त नहीं है। आपको पाठ्यपुस्तक को किस तरह से उपयोग करना है क्लासरूम में, यह बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा। दूसरा, इन पाठ्यपुस्तकों का कैसे हम अच्छा उपयोग कर सकते हैं कक्षागत प्रक्रियाओं में, इसको ध्यान में रखते हुए हमने लर्निंग आउटकम आधारित टीचर हैंडबुक बनाई थी, जो 9 कॉलम में आपको बताने का प्रयास करती है और आपको सहायक होगी शिक्षण योजना तैयार करने में। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है दक्षता उन्नयन आधारित वर्कबुक। नए हमारे 2 विषय हिंदी और मैथ्स में हमारे बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, इसीलिए हमने प्रथम चरण में जो दक्षता उन्नयन कार्यक्रम में इन 2 विषय पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया था। लेकिन अब हमें अंग्रेजी, ईवीएस, साइंस, अन्य विषयों पे भी बराबर रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। कहने का आशय ये कि जब आप अपनी शिक्षण योजना तैयार करें तो उसमें इन 3 कंपोनेंट्स का ध्यान रखें। आपके पास जो है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बाजार से कोई अतिरिक्त रिपोजिटरी, कोई लर्निंग रिसोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है, कोई अलग से टूल खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास पाठ्यपुस्तकें हैं, आपके पास टीचर हैंडबुक है, आपके पास वर्कबुक है। आप इन तीनों को जब समाहित करके तीनों का अच्छे से अवलोकन करेंगे तो आप बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण योजना तैयार कर पाएंगे। और जब ये शिक्षण योजना आप तैयार कर पाएंगे तो आप देखेंगे आप खुद ही अपने आप को ट्रेनिंग दे सकते हैं, खुद ही अपने कैपेसिटी सुधार सकते हैं, खुद ही अपने स्किल सुधार कर सकते हैं। और जब ये होगा, निश्चित तौर पे प्रभावी शिक्षण का जो सबसे बड़े लाभार्थी होंगे वो लाभ हमारे बच्चों को ही प्राप्त होगा। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि वर्तमान में कुछ कक्षाओं के कुछ विषयों में हम एनसीईआरटी की पुस्तकें चला रहे हैं। विषय एससीईआरटी की यानी हमारा जो राज्य बोर्ड है उसकी पुस्तकें चल रही हैं। एक चीज पर ध्यान में रखनी है कि गणित, पर्यावरण अध्ययन और विज्ञान, ये 3 कॉमन विषय हैं जहां पे हमने पूरी तरह से एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू कर दी हैं। इसके अलावा जो अन्य विषय हैं वहां पे हम चरणबद्ध तरीके से एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू कर रही हैं। वर्तमान में जो हमारा अकादमिक सत्र है 2020, उसमें हम कक्षा 1 से 8 में गणित की जो किताबें हैं वो एनसीईआरटी किताबें लागू कर चुके हैं। कक्षा 3 और 4 में गणित के साथ साथ पर्यावरण अध्ययन है, 3, 4, 5 में वो भी हम लागू कर चुके हैं। और कक्षा 6 से 8 में गणित के साथ विज्ञान की जो पुस्तकें हैं वो हमने लागू कर दी एनसीईआरटी की। और सामाजिक विज्ञान है वो इस साल से कक्षा 6 में एनसीईआरटी की पुस्तकें प्रारंभ हो रही हैं। शेष जो विषय हैं वो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं, परंतु शिक्षण योजना बनाते समय हमें एनसीईआरटी किताबें और एससीईआरटी किताबें जो विषय की चल रही हैं, विषय शिक्षकों को अलग अलग किताबों पे अपनी शिक्षण योजना तैयार करनी होगी। शिक्षण योजना बनाते समय हमने जो अभियान में रखा है एनसीईआरटी की पुस्तकों को ही जोर दिया है, क्योंकि एससीईआरटी की पुस्तकों में के डिजाइन में, उनकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। परंतु एनसीईआरटी किताबें क्योंकि नई हैं
उन नई किताबों को आपको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी आप बेहतर समझ विकसित कर पाएंगे कि उन किताबों में क्या क्या कंपोनेंट्स दिए गए हैं। जिस तरह से एनसीईआरटी की पुस्तकें डिजाइन की गई हैं, उसको हमने प्रत्येक पाठ को 3 हिस्सों में बांटा है और आपके सामने बताने का प्रयास किया है। पाठ से पहले कुछ गतिविधियां हैं, पाठ के दौरान कुछ गतिविधियां हैं, पाठ के बाद कुछ गतिविधियां हैं। एनसीईआरटी की पुस्तकें आप ध्यान से उन्हें पूरे ध्यान पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो किताबों की जो संरचना है वो इंटरैक्टिव मोड पे है, यानी परिचर्चा संवाद पे आधारित है। इस संवाद को ध्यान में रखते हुए ही पूरी पाठ्य पुस्तक डिजाइन की गई है। और दूसरा जो रोचक पहलू है किताबों का है वो है गतिविधि आधारित, कि क्लासरूम में चौक और डस्टर का कम से कम उपयोग करके हम कैसे बच्चों को अच्छे से अच्छे तरीके से विषय वस्तु बता सकते हैं, उनके सामने विषय वस्तु लेके जा सकते हैं। उसके लिए आपको गतिविधि बहुत सारे बच्चों को करानी पड़ेगी और बच्चों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा प्रश्न पूछने के लिए। प्रश्न कोई भी, जब बच्चे क्लासरूम में होते हैं, कोई भी प्रश्न गलत नहीं होता है। बच्चों की समझ पे आधारित बच्चे प्रश्न पूछते हैं। जाहिर सी बात है, अगर बच्चे के मन में विषय वस्तु को लेके अगर डाउट्स होंगे तो प्रश्न बच्चों के सही नहीं होंगे, हो सकता है। लेकिन हमारे शिक्षक साथियों को बच्चों को प्रोत्साहित करना है कि लगातार बच्चे प्रश्न पूछें। बच्चे जितने ज्यादा पूछेंगे उतना ज्यादा विषय वस्तु की समझ स्पष्ट होगी और इन बिंदुओं को बहुत ही अच्छे से एनसीईआरटी की पुस्तकों के प्रत्येक पाठ में बुनने का प्रयास किया गया है। अब हम आते हैं कि प्रत्येक पाठ में जो पाठ से पहले का जो कंपोनेंट है उसमें सीखने के प्रतिफल दिए गए हैं। जो ये सीखने के प्रतिफल वही हैं जो 2 साल पहले हमने शिक्षा के अधिकार अधिनियम में नोटिफाई कर दिए हैं। इसके साथ ही जो अगला कंपोनेंट है, 2 शब्द शिक्षकों एवं अभिभावकों से, जो शुरू के 2-3 पन्ने हैं उसमें आपको ये हिस्सा देखने को मिलेगा जहां पे यह बताने का प्रयास किया गया है कि जो सीखने की प्रक्रिया है वो स्कूल के बाद घर पे भी जारी रहती है। शिक्षक इन किताबों को कैसे क्लासरूम में उपयोग करें और अभिभावक या जो बड़े भाई बहन हैं उसका किस तरह करके बच्चों को घर में एडिशनल लर्निंग दे सकते हैं। पाठ के दौरान 2 कंपोनेंट पहेली और बूझो, ये बहुत ही एक अच्छा, एक बड़ा, एक रोचक पहलू है कि 2 बच्चे हैं, उनको नाम दिया गया है पहेली, 2 कैरेक्टर्स हैं, उनको नाम दिया गया है पहेली और बूझो। और कैसे पहेली और बूझो आपस में प्रश्न करते हैं और विषय वस्तु आधारित प्रश्न करते हैं, ताकि उसी तरह से प्रश्न है वो बच्चे भी करें क्लासरूम में। तो उस तरह से पहेली और बूझो कैरेक्टर्स हैं, उसका भी एक हिस्सा है जो एनसीईआरटी की किताबों में दिया गया है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि एनसीईआरटी की पुस्तकों में कई रोचक प्रश्न दिए गए हैं, कई तथ्य दिए गए हैं छोटे छोटे बॉक्सेस में। अगर उसका हम अध्ययन करते हैं, बच्चों को बताते हैं, तो विषय वस्तु की समझ है और बढ़ती है। पाठ के दौरान हमें जो किताबें पढ़ानी है, इसके बाद आता है पाठ के बाद। पाठ के बाद 6 महत्वपूर्ण गतिविधियां दी गई हैं कि कैसे हम जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसको अचीव करने के लिए एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट्स डिजाइन कर सकते हैं। अभ्यास हेतु गतिविधि हैं, प्रश्न दिए गए हैं, आपने क्या सीखा। अगर हम इस कॉलम को देखेंगे तो पाठ का जो सारांश है बेसिकली वो इस कॉलम में दिया गया है। इसके बाद बहुत सारी गतिविधि ऐसी होती हैं जो पाठ्य पुस्तक के साथ साथ अगर बच्चों को फील्ड विजिट करा दिया जाए, जो हम आसपास की खोज में करने का प्रयास करते थे, तो बच्चे भ्रमण के दौरान और अच्छे से सीख पाएंगे। जो मैथ्स किताबें हैं, मैथ्स की किताबों में पाठ्य पुस्तक के अंत में वैकल्पिक विधियां भी दी गई हैं, जो बेसिकली वैदिक मैथ्स है या जो मेंटल मैथमेटिक्स है उस पर ज्यादा जोर दिया गया है। और किताबों के प्रत्येक किताब के अंत में अभ्यास हेतु गतिविधियां हैं, प्रश्न हैं, ताकि जब उन प्रश्नों को बच्चे हल करेंगे तो हमें पता चलता है कि हमने कितना विषय वस्तु है वो उसकी समझ है तरीके से गई है। एनसीईआरटी की पुस्तकों की जो डिजाइन है वो समझने के लिए आप देखेंगे कि किताब के दूसरे या तीसरे पन्ने में लर्निंग आउटकम डिफाइन किए गए हैं। हमारे शिक्षक साथियों को पता होना चाहिए कि उनके कक्षा का वार, विषयवार कौन कौन से लर्निंग आउटकम्स हैं। ये लर्निंग आउटकम्स वही हैं, मैं पुनः रिपीट करूंगा, दोहराना चाहूंगा
जो हमने RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट शिक्षा के अधिकार अधिनियम अंतर्गत नोटिफाई कर दिए हैं। यानी कि एक तरह से ये हमारी नैतिक और लीगल जिम्मेदारी बनती है कि हमारे बच्चों को कम से कम ये चीजें आनी ही चाहिए, और इसी उद्देश्य के साथ में लर्निंग आउटकम इंसर्ट किए गए थे। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो आप देखेंगे दूसरे पैराग्राफ में लिखी है, यह पाठ्य पुस्तक केंद्रित है, जिससे बच्चों को स्वयं खोज कर पता करने के अवसर मिले और वे रटने की मजबूरी से बचें। अतः परिभाषाओं का कोई स्थान नहीं दिया गया है और मात्र जानकारी देने की अपेक्षा नहीं है। वास्तविक चुनौती है कि बच्चों को मौके दिए जाएं कि वे अपने विचार प्रकट करें, उत्सुक बने, करके देखें और सीखें, प्रश्न पूछें तथा प्रयोग करें। बाल केंद्रित किताबें हैं। बच्चे की सीखने की जो मानसिकता होती है, सीखने की जो भौतिक प्रक्रियाएं होती हैं, उनको ध्यान में रख के ही ये पाठ्यपुस्तक बनाई गई हैं। और जब आप पाठ्यपुस्तक के शुरुआत को अगर आप इस सेक्शन को पढ़ेंगे तब आपकी समझ और अच्छे से विकसित होगी कि किस तरीके से हमें पाठ्यपुस्तक लेना है क्लासरूम्स में, ताकि हम एक बेहतर शिक्षण योजना है वो हम बना सकें। तो जितना ज्यादा हम इसको धीरे धीरे दो बार पढ़ेंगे तो कुछ और समझ में आएगा। अगला जो कंपोनेंट है वो है पहेली और बूझो। आप देखेंगे प्राय ये प्रत्येक किताब के प्रत्येक पाठ में इस तरह के बॉक्सेस बना के बताने का प्रयास किया गया है। ये आपस में दो कैरेक्टर्स हैं जो आपस में संवाद कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, दूसरा कैरेक्टर है उसका उत्तर देने का प्रयास कर रहा है। और यही जो पद्धति है यह हमें अपने क्लासरूम्स में लेके जाना है कि क्लासरूम्स में जिन बच्चों के सीखने का स्तर अच्छा है वो तो आपसे सही प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके सीखने का स्तर अपेक्षानुरूप नहीं है। उन्हें हमें प्रमोट करना है, प्रोत्साहित करना है प्रश्न पूछने के लिए, और उनके प्रश्नों में बहुत सारे जवाब निहित हो सकते हैं। एक बच्चा प्रश्न करेगा, शायद उससे पूरी कक्षा का लाभ हो सकता है। इसीलिए हमें निरंतर कक्षागत प्रक्रियाओं में इस बात पे जोर देना है, प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। इसमें देखें के ऊपर हिस्से में जो टाइटल यूज किया गया है वो है विद्यार्थियों के लिए संदेश। इस संदेश में बताया गया है कि कैसे हम पहेली और बूझो जो दो पात्र हैं उनका हम उपयोग कर सकते हैं। और हम लोग चाहेंगे कि जो हमारे बहुत सारे टीचर्स हैं वो चाहे तो अपने क्लास के 2-3 बच्चों को सामने लाकर और उनके माध्यम से उनको पहेली और बूझो जो पात्र हैं उनका नाम देकर और ये जो बॉक्स में एक्टिविटीज दी हैं, जो प्रश्न दिए हैं, ये करा सकते हैं। इससे सीखने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही स्वाभाविक होगी और हम जो जॉयफुल लर्निंग का एक माहौल अपने क्लासरूम में निर्मित करने का प्रयास करते हैं उसमें पहेली और बूझो जो पात्र हैं ये बहुत ही सहायक होंगे। फिर हमारी किताबों में पाठ के दौरान वाला जो हिस्सा है वो शुरू होता है। क्या आप जानते हैं? इस तरह के रोचक प्रश्न हैं। आप बार बार देख रहे हैं कि प्रश्न पूछने पे बहुत जोर दिया गया है। हम लोग कई बार कक्षागत जो क्लासरूम मैनेजमेंट होता है, क्लासरूम मैनेजमेंट को हम क्लास में आपस में बात नहीं कर रहे हैं तो सबसे अच्छी कक्षा वही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विशेषकर हमारी जो प्रारंभिक कक्षाएं होती हैं वहां पे जितना शोर हो, बच्चे जितना संवाद करें, जितने ज्यादा प्रश्न पूछें, सबसे अच्छी कक्षा वही होगी जो इंटरैक्टिव मोड में चलती है, जो आपस में चर्चा के आधार पर चलती है, आपस में संवाद के साथ चलती है। इसीलिए जब इस तरह के प्रश्न बच्चे पूछेंगे या आप बच्चों से प्रश्न करेंगे, बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे, तो अलग से कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं है। जो पाठ्यपुस्तक आपके पास है उसमें ये सारी चीजें दी गई हैं। बार बार जो इस बात पे दिया जा रहा है कि आप कैसे इन बॉक्सेस को, कैसे इन रोचक प्रश्नों को, कैसे इन रोचक तथ्यों को अपने क्लासरूम में उपयोग करेंगे। अब पाठ जब हमने पढ़ा दिया तो पाठ के बाद क्या अपेक्षाएं होती हैं, बच्चों ने क्या सीखा, इसका एक पेज बनाया गया है। ये भी हर पुस्तक में है। उदाहरण के लिए हमने विज्ञान की जो एनसीईआरटी की पुस्तक है उसमें दिया है कि आपने क्या सीखा। कुछ लर्निंग गोल्स जो होते हैं हमारे, उसको आइडेंटिफाई किया है। हमारे प्रत्येक शिक्षक साथी से यह अपेक्षा है कि आपने क्या सीखा।
ये बच्चों से पूछने के पहले आप स्वयं ये पाठ को देखें, स्वयं इसका अवलोकन करें, स्वयं इसका अध्ययन करें, ताकि आपने जो विषय वस्तु पढ़ाई है वो अवधारणाएं बच्चों को कितनी स्पष्ट हुई हैं या नहीं हुई हैं, या उसमें किसी स्पेसिफिक बिंदु में किसी स्पेसिफिक विषय वस्तु पे अगर आपको दोबारा पढ़ाने की जरूरत है तो कृपया करके वो आप पढ़ाएं। और आपने क्या पढ़ाया, बच्चों तक कितना पहुंचा, बच्चों ने क्या समझा, आपको इस अंश से समझ में आएगा आपने क्या सीखा। और हो सकता है कि विषय वस्तु के 2-3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हों जो क्लास के ज्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आए हो ठीक से, तो आपको पूरा लेसन दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है। उस लेसन के जो 2-3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जहां पे बच्चों को और ज्यादा समझ की विकसित करने की आवश्यकता है, आप सिर्फ वो हिस्सा बच्चों को ठीक से समझा सकते हैं। इसके बाद आती है पाठ के बाद जो हिस्सा है जो हमारी किताबों में, इंस्टीट्यूट किताबों में दिया गया है, वो है विस्तारित अधिगम, यानी एक्सटेंडेड प्रोसेस है सीखने का, जो पाठ से इंटरलिंक तो है, तो पाठ के बाद आता है, विशेषकर जब हम गणित की क्रियाएं होती हैं और जो विज्ञान के जो विषय वस्तु होते हैं वो कई बार सिर्फ थ्योरी से समझ में नहीं आते हैं। हमें बहुत सारी गतिविधि आधारित जब हम क्रियाएं कराते हैं, बच्चों से संक्रियाएं कराते हैं, तो बच्चों में विषय वस्तु की जो समझ है वो बेहतर तरीके से विकसित होती है जब बच्चे करके सीखते हैं। तो आपने देखा हमने जो किताबें दी थी आओ करें और सीखें, इसके साथ ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, एक्टिविटीज हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है कि कैसे हम बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप्स में बनाकर उनको प्रोजेक्ट दे सकते हैं, एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से हम संवाद करा सकते हैं, एक छोटा सा कंपटीशन करा सकते हैं। तो ये जब गतिविधियां बच्चे करेंगे तो हमारे जो सीखने का जो प्रोसेस होता है, सीखने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें जो हमारे पाठ के बाद जो दिए गए हैं विस्तारित अधिगम क्रियाकलाप एवं परियोजनाएं, बेसिकली प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, तो विषय वस्तु की समझ है ये और मजबूत होगी। पाठ की बात करते हैं तो पाठ की संरचना में यह आखिरी कड़ी है जिसका नाम है भ्रमण अध्ययन का एक उदाहरण। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चे क्लासरूम के बाहर बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। पाठ हैं जिनको विशेष रूप से एनसीईआरटी की पुस्तकों में चिन्हांकन किया गया है, जिसको बेहतर तरीके से सीखने के लिए, विषय वस्तु पे बेहतर समझ निर्मित करने के लिए फील्ड विजिट, भ्रमण अध्ययन का आयोजन किया गया है। और जैसे हम पूर्व के वर्षों में करते आ रहे हैं आसपास की खोज, तो उस आसपास की खोज का जो कार्यक्रम है हम कैसे उसको अपनी किताबों से लिंक कर सकते हैं, यह भी हमारी शिक्षण योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को ले गए, हमने उनको छोड़ दिया कि आप ये देखो, आप ये है, ये है, ये है। वहां पर उदाहरण के लिए एक कृषि अधिकारी हैं श्री पटेल, उनसे एक बार हमारे जो बच्चे हैं, सबिहा नाम की बच्ची है, हिमांशु है, वो प्रश्न कर रहे हैं कि ये ऐसा क्यों होता है, इसमें ऐसा क्यों है। तो प्रश्न एक बच्चा कर रहा है लेकिन उसका फायदा है जो बाकी बच्चे सुन रहे हैं उनको भी हो रहा है। तो इस तरह से एक संवाद के रूप में, एक चर्चा के रूप में, इंटरैक्टिव मोड में हमें अपनी कक्षा का संचालन करना है। और यह जो संचालन है इसको आपको शिक्षण योजना जब बनाए, बार बार इसको केंद्र बिंदु हमारा यही रहेगा। जिस तरह से हमारा पाठ्य पुस्तक का केंद्र बिंदु है, जो मैंने आपको शुरू में पढ़ के बताया था, यह पुस्तक बाल केंद्रित है, उसी तरह से हमारी जो शिक्षण योजना है कि हम किस तरह योजना तैयार कर रहे हैं वो भी बाल केंद्रित होनी चाहिए। विशेषकर मैथ्स गणित विषय के लिए हमने अलग से रखा है, क्योंकि ये जो अंश है ये आपको हर पुस्तक में देखने को नहीं मिलेगा। जब हमारे नॉर्मल जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं, हमने विशेष अनुमति लेके गणित की वैकल्पिक जो विधियां हैं ये अंश हमने जुड़वाया था। ये कक्षा 1 से 10 की जो मैथ्स की जो पुस्तकें हैं, ये विशेषकर कैसे हम गणित को और रोचक बना सकते हैं। अधिकांश बच्चों के मन में गणित की जो संक्रियाएं होती हैं उसको लेके मन में भय होता है, चिंता होती है कि यह विषय वस्तु की समझ नहीं हो पाती, तो बच्चे उच्च कक्षा में गणित पढ़ने से डरते हैं या उनका जो स्कोर है वो अच्छा नहीं होता है। तो गणित की प्रक्रिया को सरल करने के लिए, रोचक बनाने के लिए हमारे जो शिक्षक साथी हैं और जो विद्यार्थी हैं
उनके लिए गणित की वैकल्पिक विधियां दी गई हैं, जो अलग अलग की ट्रिक्स होती हैं, अलग अलग संक्रियाएं होती हैं, अलग अलग प्रश्न होते हैं, उसको इस विधियों में रखा गया है। हमारे शिक्षक साथी नॉर्मल को, जो नॉर्मल पाठ्य पुस्तक का सिलेबस है उसके साथ इसको भी कवर करेंगे, तो निश्चित तौर पर गणित की जो गणित विषय का जो सबसे रोचक पहलू होता है कि कैसे हम, ये एंडलेस होता है, लिमिटलेस होता है, इसकी कोई सीमा नहीं है कि आप एक विषय वस्तु को समझ के उस पर 1000 प्रश्न तैयार कर सकते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स बच्चों को दे सकते हैं और बच्चे स्वयं अपने प्रश्न बना सकते हैं विषय वस्तु समझकर। तो इस चीजें हैं जो हमें बच्चों तक लेके जाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि मैथ्स को लेके बच्चों के मन में जो भय होता है, जो मुश्किलें होती हैं, उसको हम कैसे सरल कर सकते हैं, ये हमें बताना यहाँ पे आवश्यकता है। और हम एक बेहतर शिक्षण योजना का उपयोग करके जब हम पाठ, अपना शिक्षण कार्य पूरा कर लेते हैं इस पाठ का, तो उस पाठ पे बच्चों की समझ कितनी बनी उसको ध्यान में रखते हुए अभ्यास हेतु कुछ गतिविधि या प्रश्न दिए गए हैं प्रत्येक चैप्टर के अंत में। हमें एक पाठ पूरा कब हुआ, ये तो मानना चाहिए जब हम पाठ के प्रारंभ से लेके अभ्यास हेतु जो गतिविधि हैं, प्रश्न दिए हैं, इसको भी हम कक्षागत प्रक्रियाओं में शामिल करें। हमें यह बिल्कुल भी प्रयास नहीं करना चाहिए कि मेरा काम है, मैंने पाठ पढ़ा दिया, उसके बाद के जो वैकल्पिक गतिविधियां हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो भ्रमण है, जो अभ्यास है, अगर हम शिक्षण योजना में शामिल नहीं कर रहे हैं, उसको क्लासरूम में नहीं पढ़ा रहे हैं, तो हमारी पूरी की पूरी जो मेहनत है वो आधी हो जाएगी, बच्चों को ज्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। और प्रत्येक कंपोनेंट को बहुत ही सोच, बहुत ही समझ के साथ जोड़ा गया है। इसीलिए आवश्यक है कि हमारे शिक्षक साथी शिक्षण योजना बनाते वक्त प्रत्येक कंपोनेंट का, प्रत्येक हिस्से का शिक्षण योजना में शामिल करें। और ये तभी हो पाएगा जब आप स्वयं बहुत ही धैर्यपूर्वक की किताबें पढ़ेंगे। अगर आप किताबें नहीं पढ़ेंगे तो आप कभी भी अच्छी शिक्षण योजना तैयार नहीं कर पाएंगे। मेरा आप सभी से आग्रह है कि कृपया करके शिक्षण योजना है वो बनाने के पहले आपको प्रत्येक पाठ को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और आप जितना धैर्यपूर्वक, जितना अच्छे से आप पढ़ेंगे, उतनी अच्छी आप शिक्षण योजना बना पाएंगे। शिक्षण योजना बनाने के पहले जो मूलभूत सिद्धांत हैं वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला, हमारी शिक्षण योजना है वो बाल केंद्रित हो, लेकिन आप अपने ज्ञान को, आप अपने कौशल को बच्चों तक कैसे लेके जा रहे हैं, ये आपको सरल से सरल प्रक्रिया में बनाना पड़ेगा। और ये करने के लिए, आपकी शिक्षण योजना को और बेहतर बनाने के लिए और प्रभावी बनाने के लिए, हमने आपको एक शिक्षण योजना निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण के निर्देश हैं, उसके दूसरे हिस्से में हमने जिक्र किया है, उल्लेख किया है आउटकम बेस्ड टीचर हैंडबुक, यानी हमारी लर्निंग आउटकम्स आधारित टीचर हैंडबुक। आप देखें, इसमें हमने प्रत्येक पाठ को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही विस्तृत टीचर हैंडबुक तैयार की है, और उसका नाम ही है टीचर हैंडबुक। यानी शिक्षक साथियों को शिक्षण योजना में सहायक मदद करने वाली जो हैंडबुक है, इसका उपयोग करके हमारे शिक्षक साथी बहुत अच्छे लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं, टीचिंग प्लान तैयार कर सकते हैं। शिक्षण योजना में मूलतः 9 कॉलम हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि जब हमने किताबें पढ़ ली, किताब के प्रत्येक पाठ में कौन कौन से हिस्से दिए गए हैं, जब हमारी उसकी समझ बन गई, तो बात आएगी कि उस समझ को हम कैसे शिक्षण योजना बनाने में शामिल करेंगे। तो प्रत्येक पाठ की शिक्षण योजना बननी है, प्रत्येक शिक्षक को प्रत्येक विषय के प्रत्येक पाठ की शिक्षण योजना बनानी है। शिक्षण योजना कैसे बनानी है, अब हम वो चर्चा कर रहे हैं। शिक्षण योजना बनाने के लिए आपको टीचर हैंडबुक का उपयोग करना पड़ेगा। इस टीचर हैंडबुक में जो प्रारूप उपयोग किया गया है, आपको उसी प्रारूप का यूज करके शिक्षण योजना बनानी है। उस प्रारूप में 9 कॉलम है। सबसे हम बाएं से दाएं में शुरू करेंगे। सबसे लेफ्ट का जो कॉलम है, यह यहां पे लिखा गया है अवधारणा क्षेत्र, यानी कॉन्सेप्चुअल एरिया। कौन सा विषय वस्तु है, कौन सा कॉन्सेप्ट है जो हम बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रत्येक पाठ के अलग अलग विषय वस्तु होते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे अवधारणा क्षेत्र से हम प्रारंभ कर रहे हैं। दूसरा कॉलम है वो पाठ का नाम। तीसरा कॉलम है पेडागॉजिकल प्रक्रिया। चौथा कॉलम है शिक्षण सामग्री।
पांचवा कॉलम है अनुमानित समय, छठवां कॉलम है लर्निंग इंडिकेटर, सातवां कॉलम है मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न, आओ करके सीखें, नौवां कॉलम है लर्निंग आउटकम। जो हमने 11 सितंबर को आपको पत्र लिखा था उसके साथ एक प्रारूप लिखा है, वो प्रारूप बिल्कुल भी अलग नहीं है। इन 9 कॉलम में आपको किस तरह से शिक्षण योजना बनानी है प्रत्येक पाठ की, उसी का उदाहरण है वहां पे। जब हम अवधारणा क्षेत्र की बात करते हैं तो अवधारणा क्षेत्र से हमारा आशय है किसी भी कक्षा स्तर से संबंधित समस्त पाठ्य वस्तु को मुख्य रूप से कुछ चिन्हित क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिन चिन्हित क्षेत्रों को अवधारणा क्षेत्र कहते हैं। शिक्षकों के लिए यह आवश्यक होता है कि प्रत्येक अवधारणा क्षेत्र से संबंधित विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए शिक्षण का कार्य करें व मूल्यांकन आकलन के दौरान सभी अवधारणा क्षेत्र पर एक समान अधिभार दें, जिससे वह बच्चा उस कक्षा स्तर का जो लर्निंग आउटकम है उसको हासिल कर सके। जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया ये बिल्कुल भी अलग नहीं है। जब आप टीचर हैंडबुक उठाएंगे, उसके जो शुरुआत का दूसरे तीसरा पन्ना खोलेंगे तो उसमें अवधारणा क्षेत्र क्या है इसको बहुत अच्छे से परिभाषित किया गया है। तीसरा, यह शिक्षण योजना का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पेडागॉजिकल प्रक्रिया। और पेडागॉजिकल प्रक्रिया, इसका कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। इसका फॉर्मेट वही होगा, एक अच्छी पेडागॉजिकल प्रक्रिया वही होगी जो बाल केंद्रित होगी, जो विद्यार्थी केंद्रित होगी, जो विद्यार्थी को समझने के, पूछने के, अलग अलग गतिविधि अवसर देगी। पेडागॉजिकल प्रक्रिया सिर्फ चौक और डस्टर आधारित प्रक्रिया नहीं है। यह हमें यहां पे ध्यान में रखना है कि जब हम पेडागॉजिकल प्रक्रिया की बात करते हैं, हमारा उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं कि हम पाठ कैसे पूरा कर रहे हैं। हमने पाठ को पढ़ा दिया, पाठ के अध्यापन के बाद कितने बच्चे समझ पाए, कितना समझ पाए, विषय वस्तु की समझ कितनी बच्चों में उत्पन्न हुई, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। और पूरी शिक्षण योजना की जो धुरी है वो पेडागॉजिकल प्रक्रिया ही है। पेडागॉजिकल प्रक्रिया के बारे में हमारी जो टीचर हैंडबुक है उसमें बहुत ही विस्तार से दिया हुआ है। मैं आपको सिर्फ 2 चीजें बताऊंगा उसके बारे में। पहला यह है कि जब बच्चे उच्च कक्षाओं में जाते हैं तो बच्चों को पुरानी कक्षाओं का, भले चाहे बच्चे वो प्रश्न सही नहीं का उत्तर नहीं दे पाए, लेकिन बच्चों को एक प्रारंभिक ज्ञान होता है। तो एक अच्छी पेडागॉजिकल प्रक्रिया वही होती है जो प्रारंभिक ज्ञान को और आगे लेकर जाती है। प्रक्रिया को रोचक बनाने के लिए अगर हम इंटरैक्टिव मोड पे, यानी हम संवाद और परिचर्चा का उपयोग करें, तो निश्चित तौर पे पूरी क्लास का जो ध्यान है उस प्रक्रिया पे आकर्षित होता है। अगर हम सिर्फ चौक और डस्टर का या मोनोलॉग, यानी सिर्फ टीचर बोले बच्चे सुने, अगर हम इस प्रक्रिया का पालन करेंगे तो पूरी क्लास के 25% बच्चे ही हैं जो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। लेकिन अगर हम इस प्रक्रिया को रोचक बनाने का, इंटरैक्टिव बनाने का, कहानी के माध्यम से, गीत के माध्यम से, रियल लाइफ बेस्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमारे आसपास के जीवंत उदाहरण होते हैं, अगर हम उसका उपयोग करके और उसके आसपास अपनी शिक्षण योजना बुनते हैं तो निश्चित तौर पे पूरी की पूरी क्लास है वो उसमें पार्टिसिपेट करेगी, प्रश्न पूछेगी, गतिविधि के माध्यम से सीखने का प्रयास करेगी। पेडागॉजिकल प्रक्रिया भले चाहे सुनने में एक तकनीकी एक कॉन्सेप्ट लगे, लेकिन बहुत सरल है, बहुत आसान है और इसको करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कि एक अच्छी पेडागॉजिकल प्रक्रिया वही होगी जो बाल केंद्रित होगी। बाल केंद्रित आशय कि जब क्लास के अधिकांश बच्चे उस प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे, अधिकांश बच्चे जब गतिविधि आधारित प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे, वही अच्छी पेडागॉजिकल प्रक्रिया होगी। तो हमारे शिक्षक साथी ध्यान रखें कि जब आप अपना टीचिंग प्लान, लेसन प्लान तैयार करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि कैसे मैं एक ऐसी रोचक कहानी, रोचक विषय, रोचक उदाहरण या हमारे आसपास जो घटनाक्रम घटित हो रहा है उसका मैं उपयोग करूं कि कैसे मैं क्लास में इंटरेस्ट बच्चों का डेवलप कर पाऊं, विकसित कर पाऊं। चौथा बिंदु है शिक्षण सामग्री।
शिक्षण सामग्री से आशय यह है TLM, टीचिंग लर्निंग हमारी जो किट होती है वह। कई बार जब हम TLM की बात करते हैं तो हमारे शिक्षक साथियों के मन में आता है किट। जब हम किट की करते हैं तो आता है कि बाजार से खरीदी हुई TLM, बाजार से खरीदी हुई किट मैथ्स की या साइंस की। अच्छी किट वही है जो हमारे टीचर्स स्वयं निर्माण करते हैं, वो क्योंकि फिर टीचर उसको पूरे मन से बनाते हैं। और अगर आपने गीजू भाई की दुआ स्वप्न पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा और समझा होगा कि कैसे शिक्षण प्रक्रिया को रोचक बनाने के लिए गीजू भाई ने जो उदाहरण पेश किए हैं उसमें बच्चों के साथ जब टीचर अपनी TLM किट बनाते हैं, अपने TLM टीचिंग लर्निंग मेथड बनाते हैं, डिवाइसेस बनाते हैं, तो बच्चों में ज्यादा जागरूकता पैदा होती है, ज्यादा रुचि के साथ बच्चे उसको करते हैं। टीचर्स को भी और अच्छा लगता है वो किट को बनाने में। जहां आपने बाजार से किट खरीदने का प्रयास किया, आप आधी लड़ाई वहीं हार जाएंगे। इसीलिए जब आप बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे, बच्चों के साथ मिलके अपनी शिक्षण सामग्री तैयार करेंगे, चार्ट्स तैयार करेंगे, तो हम शिक्षण सामग्री में जरूर हम शिक्षण के लिए, सिर्फ टीचर के लिए नहीं है, शिक्षण सामग्री एक पुनः एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया है, माध्यम है विषय वस्तु पे बेहतर समझ बनाने की। जो आप किट, जो आप शिक्षण सामग्री, जो चार्ट आप अपने क्लासरूम में यूज कर रहे हैं, बच्चों को सिखाइए कि बच्चे भी घर पे जाके उस तरह की चीजें क्रिएट कर सके अपने घरों में, तब जाके बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। यह प्रयास होना चाहिए कि हम कम से कम सामग्री बाजार से खरीदें किट के नाम पे। उस किट को बनाने के लिए जो आवश्यक सामग्री वो आप बेशक बाजार से खरीद सकते हैं, लेकिन बनी बनाई अगर आप किट बाजार से खरीदेंगे, ना सिर्फ वो राशि का दुरुपयोग होगा बल्कि आप खुद उसको ओन नहीं कर पाएंगे। अगर आप किट स्वयं बनाएंगे तो आप उसको बेहतर तरीके से उपयोग कर पाएंगे। शिक्षण सामग्री में अब हमें एक चीज और ध्यान में देने की आवश्यकता है। टीचर्स के पास जो मोबाइल है, हमने आपको डिजिलैब पे जो वीडियो भेजे हैं, हमारा जो चैनल है, रेडियो पे हमने जो सामग्री का प्रसारण किया है, अब ये सभी शिक्षण सामग्री का उपयोग करेंगे। हमने जो डिजिलैब पे वीडियो भेजे हैं, हम बार बार उनको अपनी कक्षाओं में वीडियो के माध्यम से यूज कर सकते हैं। शिक्षण योजना का जो कॉलम है अनुमानित समय, ये एक टेंटेटिव समय है जो हमने यहां से कैलकुलेट, इस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई विषय वस्तु, कोई पाठ 2 दिन में कवर हो सकता है, लेकिन हमने 1 दिन लिखा है, आप प्लीज 2 दिन लीजिए, आप 3 दिन लीजिए, लेकिन प्रयास यह हो कि हम जो पाठ पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को ठीक से समझ में आए। अगला जो छठवां हमारा कॉलम है वो है लर्निंग इंडिकेटर, जहां पे हमने जो लर्निंग आउटकम को थोड़ा सा और उसके पहले की जो जर्नी होती है, पहले का जो एक माइलस्टोन है कि लर्निंग आउटकम पहुंचने के पहले क्या बच्चों को ये लर्निंग, ये चीजें समझ में आई हैं। तो हमारे जब शिक्षक साथी अपनी शिक्षण योजना बनाएं, बच्चों को जब पाठ पढ़ाते हैं तो पूरी तरह से ध्यान में रखें कि पढ़ाने के बाद क्या बच्चों को लर्निंग इंडिकेटर में जो विषय वस्तु या जो बातें बताई गई हैं वो बच्चों को समझ में आ रही हैं। मापन के लिए कि हमने क्या पढ़ाया, बच्चों ने क्या सीखा। मूल्यांकन हेतु हमने कुछ प्रश्न दिए हैं, कुछ गतिविधि दी हैं। और हम जो बार बार शब्द यूज कर रहे हैं बाल केंद्रित, पाठ के दौरान और पाठ के बाद भी प्रोजेक्ट आधारित जो लर्निंग होती है, यह टीचर को ही सहायक होंगे, हमारे शिक्षक को ही सहायक होंगे जब हम छोटे छोटे ग्रुप्स में बना देंगे। और हमारी कक्षा में जो बाल कैबिनेट के बच्चे हैं या ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में जिनका स्तर अच्छा है, कक्षा अनुरूप है या उससे भी ज्यादा है, उन बच्चों को इन ग्रुप्स का अगर आप लीडर बना देंगे तो ये बच्चे शिक्षक के, हमारे शिक्षक साथियों के सहायक के रूप में काम करेंगे। और आप देखेंगे कि बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से बाकी बच्चों को क्लासरूम में एंगेज कर पाएंगे और उनको इन प्रक्रियाओं में शामिल कर पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि पूरी क्लास का पार्टिसिपेशन हो, पूरी क्लास का उत्साह हो, पूरी क्लास प्रतिभागी बने सीखने की प्रक्रिया के दौरान। यही चीज हमने आओ करके सीखे में हमने कुछ ऐसी गतिविधियों का चिन्हांकन किया था जो बच्चे स्कूल के साथ साथ अपने घरों में भी कर सकते हैं।
और आप देखें इन गतिविधियों को करने के लिए बच्चों को कोई भी अतिरिक्त सामग्री बाजार से क्रय करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही आसान सरल सामग्री है जो प्राय हर घर में उपलब्ध होती है। उसका उपयोग करके बच्चे अपने घरों में अपने माता पिता के साथ, अपने बड़े भाई बहन के साथ इन गतिविधियों को आयोजन कर सकते हैं। और लास्ट में लर्निंग आउटकम दिया गया है। लर्निंग आउटकम इसलिए दिया गया है कि जैसा आप शब्द है आउटकम, अधिगम, प्राप्ति, कि जब हम 1 से 8 की गतिविधियां कर लेते हैं शिक्षण योजना में, तो क्या बच्चा ये लर्निंग आउटकम हासिल कर पा रहा है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो हमने आखिरी में दिया गया है लर्निंग आउटकम, कि प्रत्येक पाठ को पूरा करने के बाद, अच्छे से पढ़ाने के बाद, गतिविधियां कराने, विजिट कराने के बाद क्या बच्चे लर्निंग आउटकम को हासिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। यह हमें सबसे ज्यादा इस पे फोकस करने की, ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने जितनी भी मेहनत की है 1 से लेके 8 तक जो हमारी शिक्षण योजना बनेगी, उसके जो 8 हिस्से हैं वो इसी बात पर केंद्रित हैं कि इनको करने के बाद किस तरह के लर्निंग आउटकम्स हैं जो हमारे बच्चे प्राप्त कर पा रहे हैं। यदि एक ही शिक्षक है तो वह गणित विषय की शिक्षण योजना तैयार करेंगे। राज्य स्तर से भी हम कुछ चुनिंदा शिक्षक हैं, उनका जो शिक्षण योजना का प्रस्तुतिकरण है वो हम लोग यहाँ से आपको सूचना दे देंगे, पूर्व सूचना दे देंगे, ताकि शिक्षक साथी पूरी तैयारी से आरएस के द्वारा जो आप वीसी आयोजित होगी उसमें आए, पार्टिसिपेट करें, अपना शिक्षण जो प्लान है वो बताएं। शिक्षण योजना निर्माण के लिए जो 2-3 बिंदु हैं वो यहाँ पे हमने पुनः उनको रेखांकित किया है। पहला यह है कि जो फॉर्मेट है, जो प्रारूप है वो हमने आपको दे दिया है पत्र के साथ। फॉर्मेट बिल्कुल भी अलग नहीं है। जो जिन 9 कॉलम का हमने हैंडबुक में, टीचर हैंडबुक में उपयोग किया है, उन्हीं 9 कॉलम्स का उपयोग करके हमें अपनी आदर्श पाठ योजना है वो तैयार करनी। प्रत्येक शिक्षक को शिक्षण योजना के प्रस्तुतिकरण के लिए तैयार रहना अपेक्षित है। जब आपको 3 दिन के, 4 दिन के नोटिस पे आपको सूचना मिलेगी कि आपको प्रस्तुतिकरण के लिए चिन्हित किया गया है, अब पूरे राज्य के शिक्षक साथी हैं वो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपकी तैयारी उस स्तर की होनी चाहिए कि शिक्षक साथी के साथ साथ हमारे जो बीएससी हैं उनको भी अपने विषय से आशय है स्नातक स्तर पे जो उन्होंने विषय लिया था और जिस विषय के वो बीएससी या सीएससी अपॉइंट किए गए हैं, उसके आधार पर उनको भी अपनी शिक्षण योजना निर्मित करना है। और आपको भी टीचर्स की तरह रैंडमली प्रस्तुतिकरण के लिए इनवाइट किया जाएगा, जिसका प्रस्तुतिकरण या तो आप राज्य स्तरीय या जिले स्तर के शैक्षणिक संवाद में देंगे। इसी तरह से हमारे जो सीएससी हैं, बीएससी हैं, आपके द्वारा जो शिक्षण योजना तैयार की जाएगी, आपको भी हम लोग मेंटर्स के रूप में उपयोग करेंगे, ट्रेनिंग के लिए, टीचर्स की मेंटरिंग के लिए और उनके गाइडेंस के लिए। शिक्षण योजना है वो बाल केंद्रित हो, और वो बाल केंद्रित तभी होगी जब बच्चे कक्षागत क्रियाओं में भाग ले पाएंगे, गतिविधि कर पाएंगे, और हम बच्चों को एक स्वाभाविक, एक जॉयफुल लर्निंग के माहौल में हम बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और इस पूरे अभियान में हम अपने अच्छे शिक्षक साथियों को पुरस्कृत भी करेंगे